वाक़या करबला क्या था? करबला में इमाम आली मकाम 72 नफूस को लेकर, यानी 6 महीने के बच्चे को लेकर, अपनी मस्तूरात को लेकर तने तनहा डटे खड़े थे। अरे वो बैत क्या थी? हाफिज साहब बताएं, बैत क्या थी? बैत भी तो वोट था। उस जमाने का हुक्मरान यजीद तंबीह कर रहा था, दबाव डाल रहा था नबी के नवासे पर, इमाम आली मकाम पर, मेरे हाथ तक बैत कर लो, मुझे अपना अमीर मान लो, मुझे अपना राजा मान लो, मुझे यहाँ का खलीफा तस्लीम कर लो। इमाम आली मकाम ने कहा, तुम जानी हो, तुम जाबिर हो, तुम जालिम हो, तुम शराबी हो, तुम्हारे जमाने में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, बल्कि गरीबों पर अत्याचार हो रहे हैं, यतीमों की इमलाक लूटी जा रही है। तो इमाम ने अपना कुनबा दे दिया, 6 महीने का बेटा दे दिया, 6 महीने का अली असगर दे दिया, और 18 साल के अली अकबर दे दिए, कासिम दे दिए। तमाम हद यह है कि 34 साल भाई अब्बास को दे दिया, कुर्बान कर दिया, और 57 साल 5 महीने की उम्र में अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश कर दिया। मेरे इमाम ने ये बता दिया कि किसी जालिम के आगे झुकना नहीं है, गलत आदमी को वोट नहीं देना है, चाहे जान चली जाए। और आप 75 साल से गलत आदमी को वोट कर रहे। अरे कभी अपने दिमाग से काम लो। अगर किसी कौम को तबाह और बर्बाद करना है तो उसकी सकाफत छीन लो, उसकी तहजीब छीन लो, उसकी एजुकेशन छीन लो, उसकी जुबान छीन लो। ये तरीका होता है। आपको सिलो पॉइजन दिया गया है, और वोट इलेक्शन आता नहीं, नोटिफिकेशन जारी होता नहीं, आप तैयार हो जाते हैं, सरकार बनाएंगे, बीजेपी को हराएंगे, नेताजी की सरकार बनाएंगे। बनाओ, नेताजी की सरकार बनी क्या? आपके 36 एमएलए जीत कर गए आपके वोट से। वो एमएलए आप मजलिस के भी जिता सकते थे, जो आपकी हर परेशानी पे आपकी आवाज बुलंद कर सकते थे सदन के अंदर जाकर। क्या कोई एमएलए बोलता है? नहीं बोलता दोस्तों, बोलेंगे भी नहीं। अगर बोलेंगे तो अखिलेश यादव जी उन्हें कल को पार्टी से निकाल देंगे। आप कहेंगे कि शमीम साहब तो समाजवादी के पीछे पड़ गए। नहीं, मैं बीजेपी का कट्टर विरोधी था और कट्टर विरोधी हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप अपना वोट बीजेपी को नहीं डालते। यहां बैठे हुए भी बहुसंख्यक लोग हैं जो बैठे, इनमें बड़ी तादाद 90 से 95% वो लोग हैं जो बीजेपी के वोटर न थे, न है, न रहेंगे। आपका वोट जहां गुमराह हो रहा है, आपको जहां गुमराह किया जाता है, आपके वोट का जहां मिसयूज हो रहा है, मैं आपको वहां से जगाने के लिए और वहां से रोकने के लिए हाजिर हुआ हूं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहर नशीन पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वेस्टर्न यूपी के सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर मेहताब चौहान साहब, उनकी टीम में यहाँ तशरीफ फरमा तंजीमी सेक्रेटरी, तंजीमी जनरल सेक्रेटरी हाफिज मोहम्मद वारिस साहब, स्टेट बॉडी उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी मुशीर खान तरीन साहब, जो अभी संभल से इलेक्शन भी लड़े थे और उत्तर प्रदेश में मजलिस में सबसे ज्यादा वोट आपने गेन किया था। इस जिले के जिला सदर मोहित फरगानी एडवोकेट साहब, अब मैं बाकी लोगों के भी नाम लेना जरूरी समझता हूं। मुर्तजा पाशा साहब जो आपसे मुखातिब थे, साजिद सैफी साहब, हाजी इफ्राहिम साहब, हाफिज उस्मान साहब, नईम कुरैशी साहब, मोहम्मद दाऊद साहब, आलमगीर साहब, मोहम्मद आमिल एडवोकेट साहब, नईम अहमद मंसूरी साहब, रियासत हुसैन सैफी साहब, मोहम्मद अरशद साहब, एहतशाम मंसूरी साहब, जकी राइनी साहब, वसीम अहमद तुर्क एडवोकेट साहब, सलाउद्दीन खान साहब और हाजिरीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। कि हुवैदा आज अपने जख्म पिन्हा करके छोड़ूंगा, हुवैदा आज अपने जख्म पिन्हा करके छोड़ूंगा, लहू रो रो के महफिल को गुलिस्ता करके छोड़ूंगा। और पिरोना एक ही तस्बीह में है इन बिखरे गानों को, जो मुश्किल है
मुश्किल को आसान करके छोड़ूंगा। दोस्तों, इलेक्शन बहुत करीब है। आने वाले चंद माह में आपको लोकल बॉडीज का इलेक्शन में वोट करना है और उसी कड़ी में यहां कस्बा अगवानपुर में भी सदर यानी यहां के अध्यक्ष का जो नगर पंचायत है इसके चेयरमैन का इंतखाब आप लोगों को करना है और वो वोट से होगा। जाहिर है पिछले चेयरमैन साहब के 5 साल के कारनामे आपके सामने होंगे। उन्होंने क्या किया, मैं यहाँ इस कस्बे में मुतअद्दिद बार आ चुका हूँ। अभी इसी कड़ी में पिछले 2 महीने में 5वीं बार मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ। यहाँ की लक्कड़ तोड़, यहाँ की रिक्शा तोड़, यहाँ की कार तोड़, यहाँ की ऑटो रिक्शा तोड़ सड़कें मैंने देखी हैं। गड्ढे कहते हैं ना कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं, ये मैं समझ नहीं पाया। तो ये किसका कसूर है? यहाँ के मैंने स्कूल देखे हैं जो नगर पालिका के नगर पंचायत के अंडर में आते हैं। वहां ना तो रोगन का इंतजाम है, ना सफेदी है, ना बच्चों को बैठने का कोई माकूल इंतजाम है। जो प्राइमरी जिला परिषद के जो स्कूल होते हैं ना वो नगर पंचायत के ही अंडर में आते हैं। दोस्तों, ये सब चीजें हैं। यहाँ की गंदी नालियां भी मैंने देखी हैं, यहाँ के मच्छर भी देखे हैं और यहाँ की बदहाली भी मैंने देखी है। तो क्यों ना मेरे साथ आप आवाज मिलाइए। अमीर शहर से मुराद वही चेयरमैन साहब हैं जिनके 5 साल के काम आपने देख चुके। क्यों ना मेरे साथ आप आवाज मिलाइए कि अमीर शहर से तकरार करके देखते हैं। अमीर शहर से तकरार करके देखते हैं, खिराज देने से इनकार करके देखते हैं। और ये रहनुमा तो जगाने से भी नहीं जागे। चलो आवाम को बेदार करके देखते हैं। दोस्तों, इस वक्त मौका जरूरी ये हो गया है कि मैं मुनासिब ही नहीं बल्कि जरूरी समझता हूं कि कुछ मजलिस के अगराज व मकासिद आपके सामने रखूं। मैं अपने कायद के कुछ कारनामे आपके सामने रखूं। मैं अपनी पार्टी का कुछ जो काम हम लोग कर रहे हैं वो आपके सामने रखूं। दोस्तों, हैदराबाद की सरजमीन पर चलिए, तेलंगाना रियासत जो भारतवर्ष का एक स्टेट है, राज्य है, वहां चलकर आप देखिए। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि स्मार्ट सिटी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था कि मैं भारत में स्मार्ट सिटी लाऊंगा, स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, कोई नहीं बना पाए, बिल्कुल नहीं बना। अगर बना तो मेरे कायद की मेहनतों से, काविशों से हैदराबाद स्मार्ट सिटी बना। और बताएं मजलिस के काम। मजलिस के कायद 2 बड़े हॉस्पिटल हैदराबाद की सरजमीन पर चलाते हैं। एक का नाम है इसरा हॉस्पिटल, 1700 बेड का है। एक का नाम है ओवैसी हॉस्पिटल, 2400 बेड का है। अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान भर में, सारे भारतवर्ष में कोई भी नेता इतने बड़े अस्पताल नहीं चलाता इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो मेरे कायद चलाते हैं। और पता है वो इलाज कैसे होता है? 20 रुपए का पर्चा और 3 महीने इलाज फ्री। आप किसी भी डॉक्टर को दिखाइए, अद्वियात यानी दवाइयां फ्री, सारे टेस्ट फ्री। ये काम को करता है। इसके अलावा मेरे कायद ने वहां अपनी कोशिशों से तेलंगाना गवर्नमेंट से एक इस्लामिक कल्चर सेंटर बनाया है जो 3000 करोड़ की लागत से तामीर हुआ है वहां पर। और जब 2017 का इलेक्शन आया था ना, तो मेरे कायद ने दिल्ली में कन्वेंशन मुनक्किद किया था। जितने लोग टिकट मांग रहे थे और जितने लोगों को टिकट हो गया था उन सबको बुलाकर मेरे कायद ने कहा था कि मैं अब की मर्तबा उत्तर प्रदेश में असेंबली के इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं। मुरादाबाद मंडल की मैं सारी सीटें लड़ूंगा और जो एमएलए मेरा सबसे ज्यादा वोटों से जीत कर आएगा, मैं वहां पर एक बड़ा अस्पताल बनाने का इरादा रखता हूं, ओवैसी हॉस्पिटल के नाम से। तब मैंने बरजस्ता कहा था दोस्तों, क्योंकि मैं उस वक्त अमरोहा से असेंबली का इलेक्शन लड़ रहा था। मैंने कहा था सर, पता नहीं मुझे क्यों ये लगता था, अपनी मेहनत पे, अपनी सेवा भावना पे, पता नहीं किस वजह से मैंने ये कहा खड़े होकर, सर मैं सबसे ज्यादा वोटों से जीत कर आऊंगा इंशाअल्लाह। और मेरा इलाका सबसे ज्यादा गरीब है, आप वो अस्पताल मेरे इलाके में बनाइएगा। लेकिन इलेक्शन में लड़ा, मैं इलेक्शन हार गया। कहते हैं ना कि नफरत की बस्तियों में मोहब्बत नहीं चली, नफरत की बस्तियों में मोहब्बत नहीं चली। अफसोस है कि मेरी शराफत नहीं चली।
हमने अपनी शराफत बताई, हमने अपने काम बताए, हमने अपनी सेवा भावना लोगों से की, एक एक कुंडी खटखटाई, एक एक दर पर दहलीज पर जाकर हमने दस्तक दी, सारे भाइयों से वोट मांगा, सारी बहनों से वोट मांगा, माताओं से वोट मांगा, बुजुर्गों से वोट मांगा, और 2017 में मजलिस के सारे कैंडिडेट हार गए, हम भी हार गए। लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा, अपने कायद के साथ लोहे की दीवार की तरह से खड़े थे, खड़े हैं और आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे। वजह क्या है कि मैंने अपने कायद जैसा आज भारतवर्ष की पूरी सियासत में इतना ऑनेस्ट, इतना बाकिरदार, इतना काबिल मैंने सियासतदान नहीं देखा जो असदुद्दीन ओवैसी साहब है। दोस्तों, इसके बाद अगला इलेक्शन आया जो अभी कुछ महीने पहले आपने फेस किया। उस इलेक्शन में कुछ तीतर आए कौम के और आपके सामने फिर ये बात रख दी कि ओवैसी साहब और उनकी टीम के लोग यानी मजलिस वाले तो बीजेपी के एजेंट हैं। अरे हमारे सामने साबित करके तो दिखाओ कि हम बीजेपी के एजेंट हैं या तुम बीजेपी के एजेंट हो। नेताजी की परिवार के स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के परिवार का आधा परिवार बीजेपी में चला गया, एजेंट है असदुद्दीन ओवैसी। सारे लोग बीजेपी में चले गए, उनकी एक बहू बीजेपी में है अपर्णा यादव जी, और तमाम घर वाले कई लोग करीबी रिश्तेदार बीजेपी में हैं। लेकिन आपको बरगलाया जाता है, आपको गुमराह किया जाता है। आज मैं आपको बताऊं, 2016 के आंकड़े में अखिलेश यादव भैया जी की सरकार थी और 2016 में अखिलेश यादव की सरकार का वो आखिरी साल था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का इलेक्शन चुनाव होता है, मतलब चयन होता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो वो जो चुनाव हुआ, जो एग्जाम हुआ, जो चयन हुआ, 86 डिप्टी कलेक्टर उत्तर प्रदेश के अंदर बने, यानी 86 एसडीएम बने। मैं आपको वो आंकड़े बता रहा हूं, वो हकाइक से पर्दा उठा रहा हूं, वो आपकी आंखों का जो पर्दा आपकी आंखों पर जो पड़ा हुआ है वो बता रहा हूं कि आपको वोट क्यों लगाया जा रहा है। दूसरे लोग आपके वोट से फायदा उठा रहे हैं। 86 एसडीएम बने, उसमें 54 यादव समाज के लोग थे। आपके समाज का यानी अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज का एक व्यक्ति चयनित हुआ उसमें डिप्टी कलेक्टर। क्यों भाई? सवाल पैदा होता है क्या यहाँ का अल्पसंख्यक समाज, यहाँ का मुस्लिम समाज उत्तर प्रदेश में रहने वाला क्या हेडलेस है? क्या उसके धड़ के ऊपर सर नहीं है? क्या वो सोचने का माथा नहीं रखता? क्या उसके अंदर काबिलियत में कमी है? क्या वो मेहनती नहीं है? क्या वो मेहनत नहीं करता? करता है। उसका कोई रहबर नहीं है, उसका कोई लीडर नहीं है, उसका कोई कायद नहीं है, उसकी आवाज पहुंचाने वाला ऊपर कोई नेता नहीं है। क्योंकि आपने जो नेता बनाए वो नेता नहीं है, वो आपका वोट ले जाते हैं, यहाँ से एमएलए और एमपी बनते हैं और अखिलेश जी के कदमों में, माननीय नेताजी के कदमों में डाल दिया करते थे पहले जाकर। तो इसलिए आपकी कौम का कोई भला हुआ? नेताजी की 25 साल की सरकार में कितने लोगों को नौकरियां मिली? आप कहेंगे उर्दू अनुवादक रखे गए थे, उर्दू अनुवादक जो रखे गए थे वो बहन जी के जमाने की सरकार थी। उस जमाने में डॉक्टर मसूद साहब जो बीएसपी कोटे से आते थे वो एजुकेशन मिनिस्टर थे और मायावती जी कोलिशन गवर्नमेंट चला रही थी, नेताजी उसमें चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। उसके बाद जब नेताजी की सरकार आई तो कितनी नौकरियां आपको दी? उर्दू के नाम पे नौकरियां खत्म हो गई। और उत्तर प्रदेश जो जुडिशरी वाला एग्जाम होता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग न्यायिक सेवा वाला, उसके अंदर उर्दू का पर्चा हुआ करता था। दोस्तों, उर्दू का पर्चा 40 नंबर का उर्दू का पर्चा होता था, यानी उर्दू भाषा का ज्ञान रखने वाला। तो आपके समाज के ज्यादातर लोग जुडिशियल ऑफिसर बनते थे। नेताजी के जमाने में इनके करकमलों से वो उर्दू का पर्चा खत्म कर दिया गया। अगर किसी कौम को तबाह और बर्बाद करना है तो उसकी सकाफत छीन लो, उसकी तहजीब छीन लो, उसकी एजुकेशन छीन लो, उसकी जुबान छीन लो। ये तरीका होता है। आपको सिलो पॉइजन दिया गया है और वोट इलेक्शन आता नहीं, नोटिफिकेशन जारी होता नहीं, आप तैयार हो जाते हैं सरकार बनाएंगे, बीजेपी को हराएंगे, नेताजी की सरकार बनाएंगे। बनाओ, नेताजी की सरकार बनी क्या? आपके 36 एमएलए जीत कर गए आपके वोट से। वो एमएलए आप मजलिस के भी जिता सकते थे, जो आपकी हर परेशानी पे आपकी आवाज बुलंद कर सकते थे सदन के अंदर जाकर। क्या कोई एमएलए बोलता है? नहीं बोलता दोस्तों।
बोलेंगे भी नहीं। अगर बोलेंगे तो अखिलेश यादव जी उन्हें कल को पार्टी से निकाल देंगे। आप कहेंगे कि शमीम साहब तो समाजवादी के पीछे पड़ गए। नहीं, मैं बीजेपी का कट्टर विरोधी था और कट्टर विरोधी हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप अपना वोट बीजेपी को नहीं डालते। यहां बैठे हुए भी बहुसंख्यक लोग जो बैठे हैं, इनमें बड़ी तादाद 90 से 95% वो लोग हैं जो बीजेपी के वोटर न थे, न है, न रहेंगे। आपका वोट जहां गुमराह हो रहा है, आपको जहां गुमराह किया जाता है, आपके वोट का जहां मिसयूज हो रहा है, मैं आपको वहां से जगाने के लिए और वहां से रोकने के लिए हाजिर हुआ हूं कि आप ऐसे आदमी को वोट दीजिए। इसी जिमन में मुझे करबला का वाकया याद आता है, अध्यक्ष जी की इजाजत से। वाकया करबला क्या था? करबला में इमाम आली मकाम 72 नफूस को लेकर, यानी 6 महीने के बच्चे को लेकर, अपनी मस्तूरात को लेकर तने तनहा डटे खड़े थे। अरे वो बैत क्या थी? हाफिज साहब बताएं, बैत क्या थी? बैत भी तो वोट था। उस जमाने का हुक्मरान यजीद तंबीह कर रहा था, दबाव डाल रहा था नबी के नवासे पर, इमाम अली मकाम पर, मेरे हाथ पर बैत कर लो, मुझे अपना अमीर मान लो, मुझे अपना राजा मान लो, मुझे यहाँ का खलीफा तस्लीम कर लो। इमाम अली मकाम ने कहा, तुम जानी हो, तुम जाबिर हो, तुम जालिम हो, तुम शराबी हो, तुम्हारे जमाने में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, बल्कि गरीबों पर अत्याचार हो रहे हैं, यतीमों की इमलाक लूटी जा रही है। तो इमाम ने अपना कुनबा दे दिया, 6 महीने का बेटा दे दिया, 6 महीने का अली असगर दे दिया और 18 साल के अली अकबर दे दिए, कासिम दे दिए। तमाम हद यह है कि 34 साल भाई अब्बास को दे दिया, कुर्बान कर दिया। और 57 साल 5 महीने की उम्र में अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश कर दिया मेरे इमाम ने। मेरे इमाम ने यह बता दिया कि किसी जालिम के आगे झुकना नहीं है, गलत आदमी को वोट नहीं देना है, चाहे जान चली जाए। और आप 75 साल से गलत आदमी को वोट कर रहे। अरे कभी अपने दिमाग से काम लो, उनसे पूछो आपने हमारे लिए क्या किया है लोगों, हम क्यों आपको वोट दें? तो आप मेरे साथ हाथ उठाएंगे और ये कहेंगे कि अब की बार हम किसी गलत पार्टी को, यानी समाजवादी और बहुजन समाज के नाम पर और कांग्रेस के नाम पर हमें जो विभाजन किया जाएगा, जो बांटा जाता है, जो धोखा दिया जाता है, हम उन लोगों के बहकावे में हरगिज़ नहीं आने वाले हैं। हम अपने कायद को वोट देंगे। एक बात और बता दूं मैं आपको, नारा लगता है अरबी में, अरबी जुबान में असद के माना है शेर के। लोगों उठा लें, अरबी जुबान में असद के माना है शेर के। तो जब मेरे गायक स्टेज पर आते हैं तो नारा लगता है कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। इसलिए लगता है कि उनका नाम है असदुद्दीन। असद के माना शेर के हैं। आज गीदड़ भी आते हैं तो नारा लगता है देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। आगे से बहुत होशियारी से काम लेना है, दिलो दिमाग से काम लेना है। अब की मर्तबा 75 साल से ऐरे गैरों को वोट डालते रहे, अब की बार अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए वोट डालना है। अगर आपने यहाँ अगवानपुर में अपना चेयरमैन ने यहाँ जिता लिया तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि 2024 के इलेक्शन में हम मुरादाबाद की पार्लियामेंट की सीट इंशाअल्लाह मजलिस को जिताएंगे। यह आधारशिला रखी जाएगी इंशाअल्लाह अगवानपुर की सरजमीन से, क्योंकि शायर कहता है कि न घबराओ अंधेरों से अंधेरी रात का मालिक, न घबराओ अंधेरों से अंधेरी रात का मालिक, मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनों भेज देता है। और कहीं जब रोटियां तकसीम होती हैं गरीबों में, कहीं जब रोटियां तकसीम होती हैं गरीबों में, अमीर शहर बंदर और तराजू भेज देता है। और मियां सज्जे में गिर जाओ, दुआएं मांग कर देखो, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है। बस मैं बात खत्म कर रहा हूँ। रिजवान मिल्की साहब ने ये प्रोग्राम बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज किया, हाफिज साहब ने खूबसूरत निजामत की, और मैं आपको दावत दे रहा हूँ, एक बार आवाज लगा दीजिए कि हम मजलिस को वोट करेंगे। हाथ उठाकर मेरे साथ दे दीजिए भाइयों। खुदा हाफिज।